हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग यूनिट 1 जो मिडवाइफरी का है इंट्रोडक्शन उसको डील करने वाले हैं। और ये बस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से होगा, इसलिए बहुत डिटेल में नोट्स नहीं है, पर मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे यूनिट 1 मिडवाइफरी इंट्रोडक्शन है। और अगर हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। सिलेबस में आप देख सकते हैं, आप अपने मतलब आईएनसी से ये सिलेबस मिला सकते हैं, ये सेम ही होगा। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफरी, तो सबसे पहले इसी को डील किया जाएगा। तो चलिए इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ ये बताया गया है कि ऑब्स्टेट्रिक्स जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स से आया है, जिसका मतलब होता है मिडवाइफरी। ठीक है, तो अब मिडवाइफरी क्या होता है? मिडवाइफरी मेडिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें कि प्रजनन काल में यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड में होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो जिसमें कि गर्भ से पूर्व वाली गर्भावस्था या फिर प्रसव के समय या प्रसव के पश्चात महिला या शिशु को जो भी दिक्कतें होंगी उसको दूर करने के लिए या फिर उसको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करने की कला को मिडवाइफरी या ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग कहते हैं। तो हम लोग ने ये जान लिया कि मिडवाइफरी किसे कहते हैं, मिडवाइफरी क्या होती है। अब हम लोग जानेंगे कि मिडवाइफ कौन होता है। तो वह व्यक्ति जिसने कि मिडवाइफरी का शिक्षा लिया है वह एक मिडवाइफ होता है। तो मिडवाइफ के डेफिनेशन को देख लेते हैं। मिडवाइफ ऐसे पुरुष या महिला को कहते हैं जिसने नियमित रूप से मिडवाइफरी का शिक्षण प्राप्त किया हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री हो या डिप्लोमा हो, और मिडवाइफ का कार्य करने के लिए वह वैध या पंजीकृत हो। जैसे कि हमारा डिप्लोमा है और हम लोगों का रजिस्ट्रेशन आएगा तो हम लोग पंजीकृत हैं, मतलब रजिस्टर्ड हैं, तो हम लोग मिडवाइफ कहलाएंगे। तो यही सेम डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, और ये WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में आएगा ही। मतलब इसका 1 नंबर या 2 नंबर जितने का भी आएगा उससे ये नंबर तो मिल जाएगा। तो ये पहला टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी के क्या क्या स्कोप हैं, या फिर जो एक मिडवाइफ होती है वो कहाँ कहाँ काम करती है, मेनली यही इसमें डील किया जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें सबसे पहला है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल करना, जिसमें कि स्क्रीनिंग टेस्ट करना, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो टेस्ट होते हैं वो, हेल्थ एजुकेशन देना, और जो भी रिस्क हैं उसका असेसमेंट करना, मतलब रिस्क को पता करना कि हाँ क्या क्या रिस्क हैं, तो इसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर, सॉरी। और फिर इसके बाद है इंटरनेटल केयर। इंटरनेटल केयर क्या होता है कि सामान्य प्रसव एवं जन्म का प्रबंधन कराना। मतलब जो अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, उसका टाइम पूरा हो गया है 9 मंथ का, तो अब उसको जो केयर करना है उसको बोलेंगे इंटरनेटल केयर, जिसमें क्या क्या होता है कि प्रसव करवाना और दर्द का प्रबंधन शामिल होता है, कि जो उसको प्रसव के दौरान जो दर्द होगा उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो भी इंट्रानेटल केयर के अंदर ही आता है। और फिर इसके बाद है पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर डिलीवरी के बाद वाला केयर होता है, जिसमें क्या होता है कि जन्म के बाद महिला और उसके नवजात शिशु को देखभाल और सहायता प्रदान करना, जिसमें कि आफ्टर डिलीवरी की जांच और ब्रेस्ट फीडिंग में सहायता शामिल है, कि अगर मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाने आ रहा है, अगर वो फर्स्ट टाइम मदर बनी है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में हेल्प करना, ये भी पोस्ट नेटल केयर कर ही आता है। अब दूसरा है फैमिली प्लानिंग। इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया जाता है मदर को, कि मदर को और उसके फैमिली वालों को भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया जाता है, उसको काउंसलिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें ये फैमिली प्लानिंग के अंदर आती है। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है कि जो मदर है वो जब उनका डिलीवरी होता है तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जो एजुकेशन दिया जाता है उसको बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन। या फिर उनको उनके हाइजीन से रिलेटेड भी
चीज़ें बताई जाती है उस टाइम पे, मतलब जो भी केयर होगा उनको जो जो ध्यान रखना है। और कुछ रिस्क साइन के बारे में बताए जाते हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा साइन है जो दिख रहा है तो उन्हें डॉक्टर के पास कांटेक्ट करना है। इन सारे साइनों के बारे में भी जानकारी हेल्थ एजुकेशन के अंदर ही दी जाती है। इसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट में क्या होता है कि अगर मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही है, अगर उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उसमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब ब्रेस्ट फीडिंग का एक डिटेल में टॉपिक आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में, और क्या मदर के तरफ से क्या प्रॉब्लम होती है और बेबी की तरफ से कौन सा प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें भी आएंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। इसके बाद है नियोनेटल केयर। तो जो नियोनेट है, जो बच्चा है, जो जो भी अभी पैदा हुआ है, तो उसके केयर को करना भी मिडवाइफरी के अंदर ही आता है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो एक टॉपिक है, इसमें है कि मेनली मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी इसमें टॉपिक आता है, और एक रिप्रोडक्टिव पीरियड में महिला अपने आप को कैसे फर्टाइल रख सकती है, क्या गलतियां हैं जो उन्हें नहीं करनी है, और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसमें जो बताई जाती है, इसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर लाते हैं हम लोग। और उसके बाद है मेनोपॉजल केयर। तो जो मदर का रिप्रोडक्टिव पीरियड ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है, तो उस टाइम पे उनके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने लगते हैं। उनका पीरियड ख़त्म होने लगता है, पीरियड मिस होने लगता है, उनके बॉडी में बहुत सारे फिजिकल मेंटल चेंजेस आने लगते हैं। तो उनको उस टाइम पे जो केयर प्रोवाइड किया जाता है उसको मेनोपॉजल केयर कहते हैं। फिर है कोलैबोरेशन एंड रेफरल। तो इस टॉपिक में हम ये जानते हैं कि जो एक नर्स होती है वो बहुत सारे और जो हेल्थ के वर्कर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करती है और रेफरल में हेल्प लेती है। अगर उन्हें मतलब नर्स को पता रहता है कि कौन से जगह पे कहाँ पे क्या केयर है उपलब्ध, तो वो उसके अनुसार पेशेंट को रेफ़र करती है। तो ये सारी चीज़ें आती है किसके अंदर, ये सारी चीज़ें आती है स्कोप ऑफ मिडवाइफरी के अंदर। तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ मिडवाइफ। जो एक मिडवाइफ है उनकी क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि है जनरल कॉम्पिटेंसीज। तो इसमें क्या क्या होता है, जनरल कॉम्पिटेंसीज में हम लोग देखते हैं कि निर्णय लेने और खुद के देखभाल की जिम्मेदारी लेना। तो इसमें क्या होता है कि जो एक नर्स है, मिडवाइफ है, उसको निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए और उनको खुद की देखभाल की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नर्स खुद की देखभाल नहीं कर पाएगी तो वो अपने पेशेंट की भी देखभाल नहीं कर पाएगी। और इसका अगर जो अगला पॉइंट है, इसके अगले पॉइंट में आता है प्री प्रेगनेंसी एंड एंटीनेटल केयर। तो हम लोगों ने अभी एंटीनेटल केयर के बारे में डिस्कस भी किया कि एंटीनेटल केयर क्या होती है, तो यही है इसमें भी। उसके बाद है केयर ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ। तो ये केयर भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये इंट्रानेटल केयर होती है, जिसमें कि नॉर्मल बर्थ प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाता है, मतलब नॉर्मल बर्थ प्रोसेस करवाया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है, और हेल्थ का असेसमेंट किया जाता है कि जो मदर की हेल्थ है वो कैसी है और जो बेबी जो जन्म लिया है उसका जो हेल्थ है वो कैसा है। तो ये आता है इंटरनेटल केयर के अंदर। और इसके बाद जो होता है ये होता है ऑनगोइंग केयर ऑफ अ मदर एंड न्यूबॉर्न। तो इसमें क्या होता है कि प्रोवाइडिंग पोस्टमार्टम केयर एंड डिटेक्टिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो डिलीवरी के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं मदर में या चाइल्ड में, तो उसको मैनेज करना, और जो भी केयर पोस्टमार्टम पीरियड में मतलब डिलीवरी के बाद जो भी केयर प्रोवाइड करना चाहिए वो केयर प्रोवाइड करना, ये भी नर्स के अंदर ही आता है। नर्स की क्षमता होनी चाहिए कि वो केयर प्रोवाइड कर सके। अब इसको आगे और देखें तो इसमें और भी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि यूजिंग रिसर्च टू इन्फॉर्म प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस होता है, मिडवाइफरी प्रैक्टिस होती है, जो हम डिसीजंस लेते हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें रिसर्च का यूज करना।
जो भी नए नए रिसर्च आए हैं उनसे जो जो फाइंडिंग्स मिली है, जो भी रिसर्च में हमें पता चला है, उसका यूज करके एक बेहतर डिसीजन लेना, वो ये पॉइंट हमें बताता है। इसको अगर हिंदी में देखें तो लिखा हुआ है कि मानव अधिकारों को कायम और पेशेवर निर्णय को निर्देशित करने के लिए अनुसंधान का उपयोग करना। मतलब मानव का जो अधिकार है, एक मानवता का अधिकार जो होता है, मानव अधिकार, उसको बचाए रखना है। ऐसा नहीं है कि हम इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करने लगें, है ना। तो यही है कि मानव का अधिकार को बचाए रखना और रिसर्च का यूज करके बेहतर डिसीजन लेना। और फिर अगला है रेफरिंग अप्रोप्रिएटली। तो एक कंडीशन को पहचानना, महिला का जो कंडीशन है उस कंडीशन को पहचानना और उनको उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग रेफ़र करना, तो ये भी एक चीज़ होती है। और अगर कोई चीज़ अगर हमारे हॉस्पिटल में आती है और अगर हमारे वो दायरे के बाहर है, हमारे हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी है ही नहीं कि हम उस महिला को केयर प्रोवाइड कर सकें, तो उस सिचुएशन को भी पहचानना और महिला को रेफ़र करना दूसरे हॉस्पिटल में। फिर अगला पॉइंट आता है इसका प्रमोटिंग फिजियोलॉजिकल लेबर एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करना और स्तनपान को बढ़ावा देना। मतलब डिलीवरी हो जाए तो स्तनपान को बढ़ावा देना है, क्योंकि जो बेबी होता है उनके लिए स्तनपान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है बेसिक कॉम्पिटेंसीज़। तो ये हमने पढ़ लिया बेसिक कॉम्पिटेंसीज़। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हिस्ट्री ऑफ अ मिडवाइफ। बेसिकली ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे शायद ही क्वेश्चंस आते हैं, पर ये हमारे सिलेबस में है तो हमें इस पर एक नज़र डाल लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने बहुत बड़ा इसको नहीं लिखा है, बहुत छोटे में लिखा है, तो 4-5 पॉइंट ही लिखे हैं इसमें मैंने। तो जो भी लिखे हैं मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सॉरी, ये इंग्लिश में है तो इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये उतना ज़रूरी लगा नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो जो मिडवाइफ है इसकी शुरुआत जो हुई थी ये इजिप्ट और ग्रीस वाले एरिया में हुई थी। ये 3000 साल पहले, मतलब 3000 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम आते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड जहाँ पे कि 500 से 1500 के बीच में, इस एज में या फिर इस मिडिल एज इसको बोला जाता है, इस टाइम में मिडवाइफरी को एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता था, क्योंकि यही एक मतलब जो इस टाइम पे इनको दाई बोला जाता था। अगर इंडिया की बात करें तो इसमें दाई उनको बोला जाता था और यही ज़्यादातर डिलीवरीज कंडक्ट करवाती थी। और अगर हम आते हैं मिडिल एज के बाद, यानी कि 17 से 19 सेंचुरी, मतलब 1900 के दशक तक अगर आते हैं, तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो मिडवाइफरी बिकम मोर फॉर्मलाइज्ड विथ इस्टेब्लिशन ऑफ मिडवाइफरी स्कूल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इस टाइम तक बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मिडवाइफरी स्कूल खुल चुके थे, जिससे कि ये एक मतलब फॉर्मल प्रोफेशन टाइप का बन गया था। पहले ये फॉर्मल नहीं था, जो गांव में जो दाई होती थी उन्हीं के परिवार वाले ये सारी काम करते आते थे। जो एक दाई होती थी उनकी बेटी फिर यही काम करती थी, फिर उनकी बेटी, तो इस तरह से ये चीज़ें होती थी। पर ये 19वीं शताब्दी तक अगर हम आते हैं तो उस टाइम तक ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल टाइप का हो गया था, जैसा कि ये अभी भी है फॉर्मल। तो अगर हम लोग अर्ली 20वीं सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मेडिकल हुआ था फील्ड, वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ग्रो किया था। तो जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया था तो इससे क्या हुआ था कि जो मिडवाइफरी वाली चीज़ें थी उन्हें उठा के मेडिकल वाले चीज़ों में डाल दिया गया था। तो ये एक दिक्कत 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में हुई थी। पर अगर 1970-1980 के बाद देखा जाए तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मिडवाइफरी एक अलग प्रोफेशन उनको बनाया गया और एविडेंस बेस्ड केयर, जो कि अभी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कि जिस चीज़ से हमें रिजल्ट मिल रहा है या फिर जो चीज़ हमें दिख रही है उसके बेस पे हमें केयर देना होता है। और वुमेन सेंटर्ड केयर, मतलब जो महिला है उसको सेंटर में रख के केयर दिया जाता है। तो ये चीज़ें अभी तक चल रही है, ये 1980 से अभी तक चल रही है। और एक बात और भी है कि जो हिस्ट्री में मिडवाइफरी को एक अच्छा प्रोफेशन माना गया है, एक वेरी रिच प्रोफेशन माना गया है। और
वुमेंस के हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन रहा है शुरू से ही, और आज तो हम लोग जानते ही हैं कि ये कितना अच्छा साधन है। अगर ये नहीं होता तो फिर बहुत सारी दिक्कतें वुमेंस को हो रही होती अभी। तो अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो फिर अगला पॉइंट आता है हमारा ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया। ये भी हमारे सिलेबस का ही टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रेंड्स आते क्यों हैं। अगर कोई भी सर्विस में अगर ट्रेंड आ रहा है, मैटरनिटी सर्विस में अगर ट्रेंड आ रहा है तो वो क्यों आएगा, क्या ज़रूरत क्या है ट्रेंड की। तो इसको हम मैंने इसके 4 पॉइंट लिखे हैं। हो सकता है आपको अगर ज़्यादा पता हो तो आप इसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं। तो पहला है रिड्यूस रेट ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी। जो मदर की जो डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे, तो उनको कम करने के लिए ये ट्रेंड्स आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि रिड्यूस मोर्टेलिटी ऑफ फीटल एंड इन्फेंट। जो बच्चा पेट में ही मर जाता है या फिर वो जन्म लेने के बाद तुरंत ही मर जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी ये ट्रेंड्स आते हैं। तीसरा पॉइंट है कि रिड्यूस प्री टर्म बर्थ। जो समय से पहले बच्चा जन्म हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को भी कम करने के लिए ये आते हैं। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि रिड्यूस अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन इन लो रिस्क वुमेन। तो अभी ये पॉइंट अभी ज़्यादा रिलेटेबल है कि एक ट्रेंड आ गया है मिडवाइफरी सेक्टर में कि किसी भी महिला को सी सेक्शन कर दिया जाता है अगर उनका लेबर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है तब भी। तो इसके खिलाफ भी अगर आप अभी देखेंगे ट्रेंड में, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे अब वुमेन नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा प्रेफर कर रही है ना कि सीजेरियन सेक्शन को। तो अगर हम ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला ट्रेंड ही हमारा आता है कि इंक्रीजिंग हॉस्पिटल डिलीवरी। तो आजकल जो महिलाएं हैं वो हॉस्पिटल में ज़्यादा डिलीवरी करवाना चाहती है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। बेसिकली ये ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादातर रिसेंट के ट्रेंड्स हैं। और अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बुक में बहुत सारे ट्रेंड्स बताए गए हैं, तो वो भी 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आप रिसेंट ट्रेंड लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहते हैं तो आप वो पॉइंट भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो अगर हम दूसरी ट्रेंड की बात करते हैं तो वो है राइज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। तो जो अभी प्राइवेट हेल्थ केयर है वो बहुत ज़्यादा बूम पे है, मतलब वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसका मतलब बोलबाला चल रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा स्वास्थ्य सेवा देता है और दूसरा है कि वो पर्सनलाइज्ड केयर देता है। अगर किसी महिला को पर्सनलाइज्ड केयर चाहिए, उसको स्पेशल केयर चाहिए, तो वो प्राइवेट हेल्थ केयर उसको दे देता है। बट गवर्नमेंट में अभी एक तो मिडवाइफ की कमी है, तो एक नर्स पार्टिकुलरली एक महिला को नहीं देख सकती, तो इसलिए प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा अभी राइज कर रहा है। और फिर अगला है कि ग्रोइंग डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड केयर। जो स्पेशलाइज्ड केयर है उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आजकल जो महिला है उसके अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से स्पेशलाइज्ड केयर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और उसका अगला अगर हम पॉइंट देखें तो उसमें है नॉर्मल डिलीवरी पर जोर देना। ये एक नई ट्रेंड आई है यहाँ पे कि अब महिलाएं सी सेक्शन को कम प्रीफर कर रही है और नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा प्रीफर कर रही है। इससे पहले एक टाइम आया था जबकि महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी को छोड़ के सी सेक्शन पे ज़्यादा जोर दे रही थी, क्योंकि एक तो वो आसान था, पेन कम होता था और जल्दी हो जाती थी डिलीवरी। तो लेकिन अब महिलाएं उसको छोड़ के सी सेक्शन को छोड़ के और नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा जोर दे रही है, अगर उनका कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है तो। और फिर अगर अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट हमारा आता है इंक्रीज फोकस ऑन एंटीनेटल केयर। तो जो एंटीनेटल केयर है इस पर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि हमें कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही, अगर एंटीनेटल के टाइम पे ही जब प्रेग्नेंट हुए हैं उसी टाइम पे अगर अच्छे से देखभाल की जाए, अच्छे से चेकअप किया जाए, अच्छा खाना खाया जाए और अच्छे से शिक्षा मतलब लिया जाए, सही तरीके से जिया जाए, तो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको कम किया जा सकता है। तो लोग एंटीनेटल केयर के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, इसीलिए इसकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और
ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि राइज ऑफ मिडवाइफरी लेड केयर। तो अब जो है ना मिडवाइफ जो होती है हॉस्पिटल में, वो एक तरह से लीड करती हैं केयर में। और वो जो मैटरनल सर्विस है, जो मदर को जो केयर दिया जाना है, उसको बहुत अच्छे से केयर भी प्रोवाइड कर रही है। फिर अगर इसका अगला पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि प्रोग्राम देखा जाए तो जैसे जननी सुरक्षा योजना एक चलता है, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये भी चलता है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं ताकि जो मैटरनल सर्विसेज हैं वो अच्छी हो सके, और जो मातृत्व जो माता है जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो उनके नंबर्स को कम किया जा सके, या जो शिशु जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नंबर को कम किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ कुछ प्रोग्राम चलाती है। पर ये सारे ट्रेंड्स जो आते हैं, इसके बावजूद अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस कर रहा है। जैसे कि एडिक्वेट हेल्थ केयर नहीं है, मतलब जितना हेल्थ केयर हमारे पास होना चाहिए मातृत्व की माता की सुरक्षा के लिए या फिर प्रेग्नेंट वुमेन की सुरक्षा के लिए, उतना है नहीं। हमारे पास वर्कर्स की कमी है, स्किल्ड वर्कर की, खास करके ऐसे नर्सेस की कमी है जो कि स्किल्ड है इन कामों में। तो और ख़ास करके रूरल एरिया में इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी बाकी है, पर जैसे कि ये ग्रो कर रहा है तो ये पूरा होगा। तो ये ट्रेंड्स हो गया। और इसका अगर अगला टॉपिक है वाइटल स्टैटिक्स। तो इसके लिए वाइटल स्टैटिक्स के लिए मैं एक दूसरा पीडीएफ ओपन करूँगा, तो मैं वो ओपन करके आपको वाइटल स्टैटिक्स समझाता हूँ। हाँ, तो मैंने ये पीडीएफ ओपन कर लिया है, और ये है हमारा टॉपिक वाइटल स्टैटिक्स। तो वाइटल स्टैटिक्स क्या होते हैं कि ऐसे आंकड़े जो कि मिडवाइफरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उन आंकड़ों को वाइटल स्टैटिक्स बोला जाता है। और जिसमें कि कुछ कुछ आते हैं जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, स्पेसिफिक बर्थ रेट। तो इन सब के बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट आगे देखते हैं किसमें क्या क्या और हमें जानना है। इसके मेनली फार्मूलेज़ होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में एक दो फार्मूले आपसे पूछ लिए जाएँ या फिर निकालने के लिए दे दिया जाए डाटा दे के। तो अगर बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट क्या होता है कि एक पूरे साल में 1000 लोगों पे कितने बच्चों का जन्म होता है, तो उसको बोलते हैं बर्थ रेट। तो इसका अगर निकाला जाए तो जितने भी एक पूरे साल में जितने भी लाइव बर्थ हैं, मतलब जितने भी जन्म हो रहे हैं, उन सब को एक टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए और उसको 1000 से गुना किया जाए तो हमारा बर्थ रेट आ जाता है। और सेम इसी तरह से डेथ रेट भी आ जाता है। तो जितना भी डेथ होगा डिवाइडेड बाय मिड ईयर में पॉपुलेशन, मतलब एक पूरे साल के एक मिडिल वाले सेक्शन को लिया जाता है कि मिडिल वाले सेक्शन मतलब कि छठे सातवें महीने में जितना पॉपुलेशन था उससे डिवाइड करके और 1000 से गुना किया जाता है। तो ये है बर्थ रेट। और इसी टाइप से डेथ रेट भी निकलता है, उसका भी देखिए सेम फार्मूला है कि पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, मतलब मध्य साल का जो पॉपुलेशन है उसमें कितने लोगों की डेथ हो जाती है और गुना 1000, तो ये हो जाता है हमारा डेथ रेट। तो ये भी सेम ही है। और अगर देखा जाए स्पेसिफिक डेथ रेट, तो ये हम देखते हैं किसी बीमारी की वजह से। मान लीजिए कोलेरा की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है, तो एक पूरे साल में जितने भी कोलेरा की वजह से मृत्यु होती है और उसके बाद जो मिड ईयर का जो पॉपुलेशन है गुना 1000, तो ये हो जाएगा कोलेरा की वजह से डेथ। तो इस वजह से कोई सा भी स्पेसिफिक डेथ निकाला जा सकता है। अगर मेल का निकलना है कि टोटल कितने मेल की डेथ हुई है, तो जितनी भी मेल की डेथ हुई है डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन गुना 1000, तो इसी तरह से सारा डेथ निकाला जाता है। और अगर हम देखा जाए कि अब यहाँ से थोड़ा फार्मूला चेंज होता है, जब हम इसके बाद देखते हैं डेथ रेट बर्थ रेट, इसके बाद जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे हम आते हैं कि कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, तो मतलब जन्म लिए हुए बच्चों की नहीं, इन्फेंट की एज 28 डेज टू 1 ईयर होती है। तो उस बच्चों की कितनी मृत्यु हुई है, तो अगर उसका डाटा देखा जाए तो उसका डाटा निकालने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड करने में मिड ईयर का पॉपुलेशन नहीं बल्कि एक पूरे साल में कितने बच्चों की जन्म हो रही है, तो उससे डिवाइड करके 1000 से गुना किया जाता है। बस यही एक छोटा सा चेंज है, बाकी आपको सेम ही दिखेगा कि जितने भी डेथ हो रहे हैं एक साल में और जितने भी जन्म हो रहे हैं एक साल में गुना 1000। और अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो ये भी वही होता है
कि एक न्यूनेटल का पीरियड क्या होता है, सॉरी जिस दिन जन्म हो रहा है उसका, उसके बाद 28 डेज तक का जो पीरियड होता है वो नियोनेटल पीरियड होता है किसी भी बच्चे का। तो उसमें जितने बच्चों की डेथ हो रही है और वर्षे उसको डिवाइड अगर किया जाए तो जितने भी लाइव बर्थ हैं, जितने भी बच्चों की जन्म हुई है गुना 1000, तो ये सेम ही है दोनों। और अंडर 5 का भी वही है कि उस साल में जितने लोगों की जन्म हुई है और जितने 5 साल से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा एज वाले बच्चों की डेथ हुई है गुना 1000, तो सेम ही है। फिर है जनरल फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट में हम फर्टाइल वुमेन का अगर कैटेगरी देखा जाए तो फर्टाइल वुमेन यानी जब से उसका मेंस्ट्रुएशन चालू होता है जब तक ख़त्म होता है उसको फर्टाइल पीरियड कहा जाता है वुमेन का, जिसमें कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। तो वो होता है 15 से 49 साल तक, क्योंकि एवरेज 50 साल की उम्र मानी जाती है। 45 से 55 आपने सुना भी होगा मेनोपॉज का पीरियड होता है, तो एवरेज 50 साल माना जाता है जो कि एक वुमेन बच्चा पैदा कर सकती है। तो उस एज की 15 से 50 साल की जितने भी वुमेन हैं और उससे डिवाइड किया जाता है बस जितने की लोगों के मतलब जितने की बच्चे जन्म हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि 100 बच्चों का जन्म हुआ है और 200 महिलाएं हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 200 और गुना 1000, तो जो भी आएगा वो होगा जनरल फर्टिलिटी रेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये वाइटल स्टैटिक्स अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती है, बट वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उन सब को देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने 2 ही तरह के फार्मूले यहाँ पे बताए हैं, एक तो मिड ईयर पॉपुलेशन वाला जिसमें कि बर्थ रेट और डेथ रेट निकाला जाता है, बाकी सब में लाइव जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, लाइव बर्थ जिनका भी हुआ है, और बाकी वो इन्फेंट के मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें उनसे निकाली जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है या फिर कोई चीज़ों को मुझे किसी और तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर कोई गलतियां हैं, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रिप्रोडक्शन सिस्टम पे होगा और वो भी 1 से 2 दिन में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो बना पाऊँ। अभी थोड़ा नया है तो वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि मैं ये पहली बार बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हुई है इसमें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़रूर सॉल्व करूँ। तो थैंक यू।